हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हमारा ये क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस जो हम कर रहे थे उसका ये पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो पार्ट 3 होगा। इसमें हम क्या कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 8 था जिसमें हमें कोशिका के बारे में पढ़ना था। तो दो पार्ट तो हो गए हैं। ठीक है, अब हमें 3rd पार्ट में करना है जिसमें इसके पीछे वाले में हम लोग ने ये देख लेते कि कोशिका का खोज कैसे हो गया, इसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, अब उसके अंग के बारे में हम लोग ने धीरे धीरे पढ़ा था, जैसे कि कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था, कोशिका भित्ति के बारे में, पादप कोशिकाओं के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था, थोड़े जंतु कोशिकाओं के बारे में पढ़ना था। और कुछ कुछ कोशिका के अंग होते हैं जो कि दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका द्रव जो पादप में भी होते हैं और जंतु वाले में भी होते हैं। कोशिका भित्ति तो सिर्फ आपको देखने मिल जाएंगे पौधों में, और कोशिका झिल्ली किस में मिलता है देखने के लिए, तो जंतु वालों में। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि कोशिका द्रव किसे कहते हैं। कह रहा है कि यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। तो कोशिका द्रव क्या है? यह एक जेली प्रकार का, जेली जैसा कोई पदार्थ है जो कहाँ स्थित होता है, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। तो कोशिका के और जितने भी संगठक हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। तो जो कोशिकांग है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह है, अब कोशिकांग में देख लीजिए, मतलब कि कोशिका का अंग। कोशिकांग मतलब क्या? कोशिका का अंग, तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम इत्यादि, ये सब क्या है? कोशिका का एक एक अंग है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। आप इनके विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यानी कि आपको इसके बारे में क्या करना है, क्लास 9 में पढ़ना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है, राइबोसोम का कार्य होता है, गोल्गी क्या होता है, फिर और आते हैं लाइसोसोम आते हैं इसमें। मैंने कोशिकांग के बारे में हम लोगों को क्या क्लास 9th में पढ़ना है। यहाँ तक तो हम यहाँ तक देख लिए 8 में। अब आते हैं समझते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है कि सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। तो जो सजीव कोशिका होती है उनका ये महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है, यानी इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार की, तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। तो कोशिका के केंद्रक कहाँ स्थित होता है, कोशिका के मध्य भाग में। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसको रख देंगे और हम इसको आसानी से इसके केंद्रक को देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। तो केंद्रक जो होता है वो क्या करता है कि कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। जैसे कि आपको पता है कि पूरा द्रव तो उसमें भरा होता है और उसमें भी एक केंद्रक है, तो केंद्रक कैसे अलग होगा, नहीं तो वो तो द्रव में डूब जाएगा। तो क्या कहता है कि केंद्रक के बाहरी आवरण एक होता है जिसको कि क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। जिस तरह कोशिका के चारों तरफ उसकी झिल्ली होती थी उसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोला गया, उसी तरह केंद्रक के भी बाहरी झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, या केंद्रावरण कहते हैं। यानी कि केंद्र को ये आवरण देते हैं, इसलिए इसको केंद्रावरण भी कहते हैं। यह झिल्ली भी संरंध्र होती है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली भी क्या होती है, संरंध्र। ये क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है, मतलब कि कोई भी पदार्थ को आना जाना होता था इस संरंध्र से आ जा सकते हैं। उसी तरह कोशिका केंद्रक झिल्ली में भी संरंध्र पाए जाते हैं, तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में आवागमन का नियंत्रण कौन कर लेगा, तो इसके संरंध्र। ठीक है, समझ में आ गया आपको। कह रहा है कि उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटे संघनन संरचना दिखाई देती है। तो जब हम इसको उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो केंद्रक में एक छोटा संघनन संरचना दिखाई देगी। इसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, केंद्रक के अंदर। ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्र, और केंद्र के अंदर आपको क्या दिखाई देंगी, केंद्रिका, या फिर इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र। तो ये कहाँ पाई जा रही है, केंद्रक में। तो केंद्रक में आपने देख लिया, केंद्रक में क्या थी, केंद्रिका थी, और साथ में एक धागे जैसे समान संरचना, धागे की समान संरचना देखने मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र बोलते हैं। यह जीन के धारक है अथवा
अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों के जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये अनुवांशिक गुण देने का कार्य किसका होता है? तो यही क्रोमोसोम या गुणसूत्र का काम होता है। ठीक है, जैसे कि आपके माँ बाप के आंख भूरे हैं तो आपके भी आंख भूरे होंगे। वो किसके कारण? तो आपके माँ बाप के जीन जो है आप में गए हैं, जिससे कि आपका आंख भी कैसा हो गया? भूरा हो गया है। तो माँ बाप के समान बच्चे होते हैं, वो अनुवांशिक गुण होता है जो कि क्रोमोसोम जो जीन के माध्यम से उनमें हस्तांतरण हो जाता है। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। तो जब कोशिका विभाजन होता है तभी ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं। चलिए थोड़ा सा जीन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जीन के बारे में क्या है कि जीन सजीव में अनुवांशिक का इकाई है। जीन मतलब वो मत समझ लीजिए जीनी जो कि आपके सारी विषय पूरा करेगा, ये वो वाले जीन नहीं है। ये मानव शरीर के अंदर पाई जाती है और भी कोशिका के केंद्रक में। ये क्या करता है? सजीवों में अनुवांशिकी का इकाई है, यानी कि आप अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं, उनकी तरह लंबाई होती है, उनके तरह आपके बाल होते हैं, उनकी तरह उनका कलर होता है। तो वो किसके कारण बन जाता है? यही जीन के कारण होता है। यह जनक से संतति का अनुवांशिक लक्षणों के हस्तांतरण का नियंत्रण करता है। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनमें से आपको प्राप्त हुआ है, तो माता पिता के कुछ लक्षण क्या हो जाते हैं? आप में भी प्राप्त हो जाते हैं। किनके कारण होता है? तो जीन के कारण। यदि आपके पिता की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माता जी के घुंघरैले बाल है तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघरैले हो। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीनों के संयुक्त के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है ना कि आपकी माँ का बाल घुंघरैला तो आपका भी होगा, क्योंकि जब ये संयुक्त रूप से होने के ये परिणाम के लक्षण के से भिन्न भी हो सकते हैं, मतलब अलग भी हो सकता है, लेकिन एक भी हो सकता है। ये भी है। आगे समझते हैं। वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलाप का भी नियंत्रण करता है। तो कह रहा है कि वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिकाओं के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। तो मतलब क्या है कि सभी कोशिकाओं का हेड कौन है? केंद्रक। तो केंद्रक का ही काम होता है अनुवांशिकता को दूसरे में भेजना। ठीक है, और कोशिका जो कार्य कर रही है वो कैसे अपना सारे कोशिका के कोशिकांग अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उसका भी ध्यान कौन रखेगा? तो कोशिका का केंद्रक ही करता है। आगे समझते हैं कि सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो जो सजीव कोशिका होते हैं उसके समग्र संगठक को क्या कहते हैं? जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। तो जो जीव द्रव होता है कोशिका के अंदर जो पाया जाता है उसमें क्या होता है? कोशिका द्रव। लेकिन उससे क्या होता है? वो केंद्रक द्रव, उसमें केंद्रिका नहीं डूबी होती है। ठीक है, वो तो अलग होती है। लेकिन जब जीव द्रव बोला जाएगा तो उसमें केंद्रक द्रव, क्योंकि केंद्रक के अंदर भी द्रव है और कोशिका के अंदर भी द्रव है, तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों सम्मिलित कर दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव। जीव द्रव कोशिका को जीवित पदार्थ कहलाता है। तो जीव द्रव जो है क्या है? यही कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ ही क्या करता है? जीव द्रव, क्योंकि यही इसको जीने में मदद करता है। अगर ये नहीं होगा तो कोशिका के सारी अंग की एक दूसरे में टकरा कर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि पहली जानना चाहती है कि क्या पौधे, जंतु और जीवाणु की कोशिकाओं में केंद्रक की संरचना समान होती है। तो इसका अभी क्वेश्चन सही है कि मान लीजिए कि कोशिका तो सभी के अंदर है। ठीक है, तो क्या पौधे हैं, जो जंतु है, जीवाणु है, सबके अंदर कोशिकाओं की जो केंद्रक होती है सबकी समान होती है? तो इसके बारे में यहाँ पे आंसर देखिए कि जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सूक्ष्म संगठित नहीं होता है। तो जो जीवाणु कोशिका का केंद्रक होता है, जिसमें जीव बहुकोशिका का बना होता है, उसके तरह अच्छे से सूक्ष्म संगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। तो क्योंकि आप लोग को पता है कि जो बहुकोशिकीय होती है उसके केंद्रक में भी झिल्ली लगा रहता है, जबकि जीवाणु कोशिकाओं के केंद्रक में झिल्ली नहीं होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से बना होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो कह रहे हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली का बना होता है, यानी कि जो कि कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ जो है वो केंद्रक झिल्ली का बना होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यह कह रहा है इस प्रकार की कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोटिस कहलाते हैं। तो जो जिसके अंदर केंद्रक पदार्थ कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जैसे कि हम क्या है? बहुकोशिकीय, हमारे केंद्रक में क्या है? केंद्रक झिल्ली भी है। तो हम किस प्रकार के जीव कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक्स जीव कहलाएंगे। ठीक है,
जीवाणु और नीले हरित शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाएं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं, वे यूकैरियोटिक कहलाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती हो गई क्या कि कह रहा है कि केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं, मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक में झिल्ली होता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। तो हम लोग किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में। और जो नीले हरित शैवाल होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके जो केंद्रक होते हैं उनमें झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक। ये ध्यान रखिएगा, प्रो में हो जाएगा नहीं रहेगा, यूकैरियोटिक में उसमें झिल्ली पाया जाएगा। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिसमें वैसे कोशिका वाले जीव को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं, थोड़ा सा बच्चा इसमें और कह रहा है कि प्याज की झिल्ली की कोशिका का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचना पर ध्यान दिया। तो जब आप प्याज की झिल्ली का परीक्षण करेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, खाली जगह दिखाई देगा। और ये जो खाली जगह होता है इसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, जो आपको खाली जगह दिखाई देगी, कोशिका द्रव के बीच में कुछ कुछ खाली जगह दिखाई देंगी, उसको क्या कहते हैं, रिक्तिका। यह मात्र एक और बड़ी हो सकती है। ठीक है, जैसा कि प्याज की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। बड़ी रिक्तिका आमतौर पर पौधे की कोशिकाएं में पाई। जो रिक्तिका होती है वो क्या होती है, बड़ा रिक्तिका आपको आमतौर पर किस में देखने को मिलेगा, तो पौधों में देखने को मिलेगा। लेकिन और सारे जंतुओं में ये छोटी हो सकती है। जैसे कि कह रहा है कि आमतौर पर जंतुओं में ये रिक्तिका बहुत छोटी होती है, तो हम लोगों में क्या ऐसी होती है, ये रिक्तिका देखने को मिल जाएगी छोटी वाली, और लेकिन पौधों में क्या होती है, बड़ी वाली। क्योंकि इसका कार्य है, रिक्तिका का एक कार्य बता देते हैं, इसका कार्य होता है पानी को स्टोर करना। तो पौधों को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए पौधों में जो रिक्तिका होती है जिसको वैक्यूल्स भी बोलते हैं, बड़ी होती है, और मनुष्य में ये क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। कह रहा है कि टाडेस्किया पत्ती की कोशिकाओं में अनेक छोटे रंगीन संरचना देखी होगी। ये पत्ती की कोशिकाओं में कोशिका द्रव में छितरी रहती है, इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। तो जो आप पत्ती देखे होंगे उसमें क्या होती है कि छोटी छोटी रंग बिरंग की संरचनाएं दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। यह विभिन्न रंगे को होती है, इनमें से कुछ में से हरा रंजक उपस्थित होता है। तो इसमें कुछ में से क्या होता है, हरा रंजक उपस्थित होता है, क्योंकि ये कलरफुल है तो कोई कुछ कलर का कोई कुछ कलर का, उसमें जो हरा रंग का उपस्थित होता है रंजक, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। हमको यही इंपॉर्टेंट देना कि जो हरे प्लास्टिड में जो हरा रंग का होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। तो जो हरे रंग का प्लास्टिड है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हरित लवक कहते हैं। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो यही जो पत्ती आपको हरा हरा दिखाई देता है, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक के कारण होता है। कह रहे आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आप लोगों ने जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है वही प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है पत्तियों का। आगे पढ़ते हैं कि पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना करना है। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 और 8.4 को याद करें तो इसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। अब कह रहा है कि 8.7 ये वाला जो चित्र दिया हुआ है इसमें पादप कोशिका का एक फोटो दिया हुआ है, एक जंतु कोशिका का दिया हुआ है। ठीक है, यार ध्यानपूर्वक आइए, पादप एवं जंतु कोशिका की समानता और अंतर को सूचीबद्ध करें। केवल कुछ ही लक्षण उल्लेखित किया गया, आप लक्षण का उल्लेखित। अब देखो क्या है कि जो पादप कोशिका है, ठीक है, ये वाली पादप कोशिका और ये वाली क्या है, जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका उसकी आकृति आप देख रहे हैं कि चौड़े मतलब कि चतुर्भुज टाइप का है। जो ये वाली होती है जंतु कोशिका वो किस प्रकार की हो जाती है, तो आप बोल देंगे गोलाकार की। इसमें रिक्तिका कितने देख लीजिए, कितना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा जो दिया हुआ है वो क्या है, रिक्तिका। और इसमें रिक्तिका देख लीजिए एकदम ये वाली छोटी छोटी दिखाई रही है, यही क्या है, रिक्तिका है। तो इसमें लिख सकते हैं इसमें रिक्तिका बड़ी होती है और इसमें रिक्तिका कैसी होती है, छोटी होती है। अब इसमें देख लीजिए कि जंतु पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और इसमें कोशिका झिल्ली होती है। एक चीज हो गया। और समानता लिखना होगा तो लिख दीजिए कि इसमें भी केंद्रक होता है, इसमें भी केंद्रक होता है, इसमें भी कोशिका द्रव होता है और इसमें भी
कोशिका द्रव होता है, लेकिन इसमें जो हरित लवक है प्लास्टिड, क्योंकि पत्तियों का रंग देना है हरे कलर का, मनुष्य को तो कोई रंग नहीं देना है हरा पीला नीला, इसलिए इसमें कोई प्लास्टिड वगैरह नहीं होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिका झिल्ली, तो बताइए पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, तो आप बोलेंगे कि उपस्थित होती है, और जंतु में अनुपस्थित। अब यहाँ पे देखिए केंद्रक, तो केंद्रक तो दोनों में होती है, तो दोनों में ऐसे टिक कर दीजिए सही सही। केंद्रक झिल्ली, तो पादप में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक भित्ति केंद्रक झिल्ली, तो दोनों में केंद्रक झिल्ली भी हो जाती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव भी क्या होती है, दोनों में उपस्थित होती है। प्लास्टिड, तो जो पादप में प्लास्टिड उपस्थित होती है, जबकि जंतु में प्लास्टिड नहीं होती है। रिक्तिका इसमें भी होती है, रिक्तिका इसमें भी होती है। तो ये चीज हो गया, आप कर लिए। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे शॉर्ट नोट्स का, उसमें ये सारी जो प्रमुख शब्द दिए हैं इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे भी आपने कुछ सीखा है, इसके बारे में भी हमें करना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।